दोस्तों, आज की कहानी चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के चैप्टर 11 द ड्वेलिंग क्लब से। रविवार की सुबह जब हैरी उठा तो कमरे में चारे के सूरज की चमकदार रोशनी भरी थी। उसके हाथ की हड्डियां उग आई थी, परंतु हाथ में बहुत अकड़न थी। वो जल्दी से उठकर बैठा और कॉलिन के बिस्तर की तरफ देखा, परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि आज वहां ऊंचे पर्दे डाल दिए गए थे। जब मैडम पॉम्फ्रे ने देखा कि हैरी जाग गया है तो वे नाश्ते की ट्रे लेकर जल्दी से वहां आई। फिर वे उसके हाथ तथा उंगलियों को मोड़ने और फैलाने लगी। सब कुछ ठीक है, वे बोली जब उसने अटपटे अंदाज में वहां हाथ से डलिया खाया। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम जा सकते हो। हैरी ने फटाफट कपड़े पहने और गरुड़ द्वार के टावर की तरफ चल दिया। वो रॉन और हरमायनी को कॉलिन तथा डॉबी के बारे में बताने के लिए व्याकुल था, परंतु वे वहां नहीं थे। हैरी सोचने लगा कि वे कहाँ गए होंगे और वो उनकी तलाश में चल दिया। उसे थोड़ा बुरा भी लगा था कि ये जानते हैं उनकी कोई रुचि नहीं थी कि उसकी हड्डियां वापस बन गई थी या नहीं। जब हैरी लाइब्रेरी के पास से गुजरा तो पर्सी वीजली वहां से बाहर निकला। आज वो पिछली बार की तुलना में ज्यादा अच्छे मूड में दिख रहा था। ओह हेलो हैरी, उसने कहा, कल तुमने बेहतरीन उड़ान भरी, सचमुच बेहतरीन। गरुड़ द्वार को हाउस कप के लिए बढ़त मिल गई है। तुमने 50 पॉइंट हासिल कर लिए। तुम्हें रॉन या हरमायनी तो नहीं देखी? हैरी ने पूछा। नहीं, वे मुझे नहीं दिखे, पर्सी बोला। उसकी मुस्कुराहट फीकी हो गई। मुझे आशा है कि रॉन लकड़ियों के बाथरूम में नहीं होगा। हैरी जबरदस्ती मुस्कुराया। उसने पर्सी को नजरों से ओझल होते हुए देखा और फिर वो सीधे मायूस मीना के बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि रॉन और हरमायनी वहां दोबारा क्यों गए होंगे। फिर भी उसने वहां जाने का फैसला किया। ये तसल्ली करने के बाद कि फ्लीच या प्रीफेक्ट्स आसपास नहीं थे, उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसे एक बंद टॉयलेट से उनकी आवाजें सुनाई दी। मैं हूँ, हैरी बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए बोला। बंद टॉयलेट के भीतर से कुछ गिरने, कुछ उछलने और एक सिसकारे की आवाज आई। उसने देखा हरमायनी की आंख की होल से बाहर झोंक रही थी। हैरी, वो बोली, तुमने तो हमें बुरी तरह डरा दिया। अंदर आओ, तुम्हारा हाथ कैसा है? अच्छा है, हैरी बोला और टॉयलेट में घुस गया। एक पुरानी कढ़ाई टॉयलेट सीट पर रखी थी और उसकी तली के नीचे हो रही करकराहट से हैरी समझ गया कि उन्होंने इसके नीचे आग जला रखी थी। वाटरप्रूफ जादुई आग जलाने में हरमायनी को महारत हासिल थी। हम तुमसे मिलने आने वाले थे, परंतु फिर हमने वेश बदल काढ़ा बनाने का फैसला किया, रॉन ने स्पष्ट किया। जब हैरी ने मुश्किल से टॉयलेट का दरवाजा दोबारा बंद किया, हमने ये निर्णय लिया कि इसे छुपकर बनाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। हैरी ने उन्हें कॉलिन के बारे में बताना शुरू किया, परंतु हरमायनी ने बीच में ही टोक दिया। हम ये पहले से ही जानते हैं। हमने आज सुबह के प्रोफेसर मैगनगल को इस बारे में प्रोफेसर फ्लिटविक को बताते सुना, इसलिए हमने फैसला किया कि बेहतर होगा हम इसे बनाना शुरू कर दें। जितनी जल्दी हम मैल्फॉय से सच्चाई उगला देंगे उतना ही अच्छा है, रॉन ने घबराते हुए कहा। तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? क्विडिच मैच हारने के बाद उसका मूड इतना खराब हो गया होगा कि उसने कॉलिन पर अपना गुस्सा उतारा होगा। एक और चीज भी है, हैरी ने कहा जब उसने हरमायनी को कांटेदार घास के पूरे खुलकर काढ़े में डालने देखा। आधी रात को डॉबी मुझसे मिलने आया था। रॉन और हरमायनी ने हैरानी से उसे घूरा।
हैरी ने उन्हें वो बात बताई जो डॉबी ने कही थी, यहाँ नहीं कही थी। रॉन और हरमाइनी मुंह खोलकर उसकी बात सुनने लगे। रहस्यमयी तहखाना पहले भी खुल चुका है, हरमाइनी बोली। इससे बात साफ हो गई है, रॉन ने विजयी स्वर से कहा। लूसियस मैल्फॉय ने तहखाने को तब खोला होगा जब वे यहाँ स्कूल में थे, और अब उन्होंने अपने लाडले बेटे ड्रैको को भी इसे खोलने का तरीका सिखा दिया होगा। ये स्पष्ट है। काश डॉबी ने तुम्हें बताया होता कि तहखाना के अंदर किस तरह का भयानक जानवर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसे आज तक किसी ने स्कूल में घूमते क्यों नहीं देखा। शायद वो अदृश्य हो सकता है, हरमाइनी ने कढ़ाई में सबसे नीचे डली जीको को कचली से कुदरते हुए कहा। या शायद वो रूप परिवर्तन कर सकता होगा, जैसे कवच या ऐसी ही किसी चीज का रूप धारण कर लेना होगा। मैंने गिरगिटी भूतों के बारे में पढ़ा है। तुम पढ़ती बहुत ज्यादा हो हरमाइनी, रॉन बोला, और उसने जोको के ऊपर मरे हुए पतंग डाल दिए। फिर उसने पतंगों के खाली पैकेट को मरोड़ा और हैरी की तरफ पलट कर देखा। तो डबी ने हमें ट्रेन पकड़ने से रोका और तुम्हारा हाथ तोड़ डाला। उसने अपना सिर हिलाया। तुम जानते हो हैरी, अगर वो यूं ही तुम्हारे जान बचाने की कोशिश करता रहा तो एक दिन वो तुम्हारी जान ले लेगा। सोमवार की सुबह तक ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई कि कॉलिन क्रीबी पर हमला हुआ है और अब वो मुर्दों की तरह अस्पताल में पड़ा है। माहौल अचानक अफवाहों और संदेहों में भर गया। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी अब महल में झूठ बनाकर एक साथ घूमने लगे। वे घबरा रहे थे कि अगर वे कहीं अकेले गए तो उन पर हमला हो जाएगा। जीनी वीजली, जो सम्मान की क्लास में कॉलिन क्रीबी के पास बैठती थी, काफी परेशान दिख रही थी। फ्रेड और जॉर्ज उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु हैरी को लगा कि वे इसके लिए गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बारी बारी से खुद को जादू से, बालों या फोरों से ढक रहे थे और मूर्तियों के पीछे से अचानक उसके सामने कूदकर उसे चौंका रहे थे। वे तभी रुके जब गुस्से से तमतमाते हुए पर्सी ने उनसे कहा कि वो मिसेस विजली को उनकी हरकतों के बारे में लिखेगा और ये बताएगा कि वे लोग जीनी को पूरी तरह परेशान कर रहे हैं। इस दौरान टीचर से छुपकर स्कूल की ताबीजों, गंडों और अन्य सुरक्षा यंत्रों व उपायों का व्यवहार फल फूल रहा था। नेविल ने कई चीजें खरीदी, जैसे पूरी गंध वाला एक बड़ा हरा प्याज, एक नुकीला वेगनी सेप्टिक और भोग की सड़ती हुई पूंछ। इन्हें खरीदने के बाद गरुड़द्वार के विद्यार्थियों ने नेविल को याद दिलाया कि उसे कोई खतरा नहीं था। उसका खून शुद्ध था, इसलिए उस पर हमला होने की आशंका नहीं थी। नेविल के गोल चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी जब उसने कहा, पहले उन्होंने फ्लीच को सताया है और सब जानते हैं कि मैं भी उसी की तरह एक नाकारा हूँ। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में प्रोफेसर मैकगोनागल हमेशा की तरह उन लोगों के नाम इकट्ठे करने आई जो क्रिसमस की छुट्टियों में स्कूल में रुकने वाले हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने उस सूची में अपने नाम लिख दिए। जब उन्होंने सुना कि मैल्फॉय भी रुक रहा था तो ये बात उन्हें बहुत संदिग्ध लगी। भैंस बदल काढ़े का प्रयोग करने और उसे सच्चाई उगलवाने के लिए छुट्टियां आदर्श रहेगी। दुर्भाग्य से काढ़ा अभी आधा ही तैयार हुआ था। उन्हें अब भी वाइकर्न के सींग और बुमस्लिंग सांप की केचुली की जरूरत थी। ये चीजें उन्हें एक ही जगह पर मिल सकती थी, स्नेप की व्यक्तिगत अलमारी में। हैरी ने मन ही मन सोचा था कि वो स्नेप के ऑफिस में घुसकर चोरी करते हुए पकड़े जाने के बजाय नाग शक्ति के भयानक जानवर का सामना करना ज्यादा पसंद करेगा। जब गरुड़द्वार की दोपहर को जादुई काढ़े की क्लास का समय
करीब आने लगा तो हरमाइनी जल्दी जल्दी से बोली, हमें बस इतना करना है कि उनकी क्लास में किसी तरह उनका ध्यान किसी दूसरी चीज की तरफ मोड़ दे। फिर हमसे ये कोई भी स्नेप के ऑफिस में घुसकर जरूरत का सामान निकाल सकता है। हैरी और रॉन ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। हरमाइनी सपाट अंदाज में आगे बोली, मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि ये सामान मैं चुराऊं। अगर तुम्हें पकड़ा गया तो तुम दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, परंतु मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, इसलिए तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि कोई ऐसा फसाद कर दो ताकि स्नेप 5-7 मिनट के लिए उसमें व्यस्त हो जाए। हैरी के चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। जानबूझकर स्नेप की जादुई काढ़े की क्लास में फसाद करना उतना ही सुरक्षित था जितना सोते हुए ड्रैगन की आंख में उंगली डालना। जादुई काढ़े की क्लास एक बड़े तहखाने में लगती थी। गुरुवार की दोपहर को भी क्लास हमेशा की तरह ही चल रही थी। लकड़ी की टेबल के बीच में रखी 20 कढ़ाइयां धुआं निकाल रही थी। टेबलों पर पीतल के तराजू और रसायनों के डिब्बे भी रखे थे। स्नेप धुएं के बीच में चहलकदमों कर रहे थे और गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों के काम पर ताने कम रहे थे। नाग शक्ति के विद्यार्थी स्नेप की यहाँ में हाँ मिलाते हुए बैंक से मुस्कुरा रहे थे। ड्रैको मैल्फॉय, जो स्नेप का प्रिय विद्यार्थी था, रॉन तथा हैरी की ओर देखकर जहरीली मछली की तरह पलके फरफरा रहा था। वे दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इसके जवाब में कुछ किया तो उन्हें इतनी जल्दी सजा मिलेगी कि वे पक्षपात शब्द भी नहीं कह पाएंगे। हैरी का फुलाने वाला काढ़ा बहुत ज्यादा पतला था, परंतु उसके दिमाग में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें घूम रही थी। वो हरमाइनी के इशारे का इंतजार कर रहा था। इसीलिए जब स्नेप उसके पतले काढ़े पर टीका टिप्पणी करने के लिए रुके तो उसने उसकी बातें जैसी सुनी ही नहीं। जब स्नेप मुड़े और नेविल को सताने के लिए आगे बढ़े तो हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखा और उसे इशारा करते हुए सिर हिलाया। हैरी तुरंत अपनी कढ़ाई के पीछे झुका। उसने अपने जेब से फ्रेड का एक फिल्बस्टर पटाखा निकालकर उसे अपनी छड़ी से कुरेदा। पटाखा सुलग गया और चिंगारियां छोड़ने लगा। हैरी जानता था कि उसके पास कुछ सेकंड ही है, इसीलिए वो सीधा खड़ा हुआ और उसने निशाना साध कर पटाखे को हवा में उछाल दिया। पटाखा सीधा निशाने पर जाकर घायल की कढ़ाई में गिरा। घायल के काढ़े में विस्फोट हुआ, जिसमें पूरी क्लास नहा गई। जब विद्यार्थियों के शरीर पर फुलाने वाले काढ़े के छींटे पड़े तो वे चीख उठे। मैल्फॉय का चेहरा काढ़े में नहा गया था और उसकी नाक गुब्बारे की तरह फूलने लगी। घायल पागलों सा इधर उधर घूम रहा था। वो अपनी आंखों पर हाथ रखे था जो फूलकर डिनर प्लेट जितनी बड़ी हो गई। उधर स्नेप क्लास को शांत करने और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या था। हैरी ने देखा कि इस हल्लोड़ के बीच हरमाइनी चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। खामोश, खामोश, स्नेप गरजे। जिस किसी पर भी छींटे गिर रहा हो वो सिकोड़ने वाले काढ़े के लिए यहाँ आ जाए। अगर मुझे पता चल गया कि ये किसने किया। हैरी ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की जब उसने मैल्फॉय को तेजी से आगे बढ़ते देखा। मैल्फॉय का सिर उसकी नाक के वजन से नीचे धंसा जा रहा था क्योंकि उसकी नाक फूलकर किसी छोटे तरबूज जितनी बड़ी हो गई थी। लगभग आधी क्लास स्नेप की टेबल के आसपास पहुंच गई। कुछ ही वह मुदकोड़ों की तरह मोटी होकर उन्हें झुकाए दे रही थी। कुछ के होठ फूलकर इतने दैत्याकार हो गए थे कि वे बोल भी नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद हैरी ने देखा कि हरमाइनी दोबारा तहखाने में लौट आई और उसके दोशाले का अगला हिस्सा उभरा हुआ था। जब सब परेशान विद्यार्थियों ने सिकोड़ने वाले काढ़े का
घूंट पी लिया और उनकी सूजन ठीक हो गई तो स्नेप कल को कढ़ाई के पास पहुंचे और उन्होंने पटाखे के काले अवशेष बाहर निकाले। अचानक खामोशी छा गई। अगर मुझे पता चल गया कि इसे किसने फेंका था, स्नेप फुसफुसाया, तो मैं उसे स्कूल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। हैरी ने अपना चेहरा ऐसा बनाने की कोशिश की जैसे वो कुछ जानता ही न हो और खुद इस बात को लेकर उलझन में हो। स्नेप सीधे उसकी तरफ देख रहे थे और 10 मिनट बाद जब घंटी बजी तब जाकर हैरी ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि ये काम मैंने किया है, हैरी ने रॉन और हरमाइनी को बताया जब वे तेजी से मायूस मीना के बाथरूम की तरफ जा रहे थे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हरमाइनी ने नए सामानों को कढ़ाई में डाला और तेजी से काढ़ा हिलाने लगी। उसने खुश होकर कहा, यह 15 दिन में तैयार हो जाएगा। स्नेप ये साबित नहीं कर सकते कि ये काम तुमने किया है, रॉन ने हैरी को तसल्ली देते हुए कहा। वे कर ही क्या सकते हैं? स्नेप को जितना जानता हूं उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि वे जो भी करेंगे बुरा ही करेंगे। हैरी ने कारे के खुदबुदाने और उबलने की आवाजें सुनते हुए कहा। एक सप्ताह बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी प्रवेश द्वार से जा रहे थे। तभी उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को नोटिस बोर्ड के चारों तरफ भीड़ लगाते देखा। वे अभी अभी चिपकाए गए एक नोटिस को पढ़ रहे थे। रोमांचित दिख रहे फिनिगन और डीन थॉमस ने उन्हें वहां बुलाया। सिम्स बोला, आपने यहाँ युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू हो गया है। पहली बैठक आज रात को है। युद्ध कला सीखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कभी भी काम में आ सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि नाग शक्ति का भयानक जानवर भी युद्ध कला में पारंगत होगा? रॉन ने पूछा, परंतु वो भी उस नोटिस को रुचि से पढ़ने लगा। जब वे भोजन करने के लिए जाने लगे तो रॉन ने हैरी और हरमाइनी से कहा, काम आ सकता है, हम भी चले। हैरी और हरमाइनी इसके लिए तत्काल तैयार हो गए और उस रात 8 बजे वे बड़े हॉल की तरफ तेजी से चल दिए। लंबी डाइनिंग टेबल हटा दी गई थी। दीवार से सटकर एक सुनहरा मंच बना था जिस पर ऊपर तैरती हजारों मोमबत्तियां की रोशनी आ रही थी। छत एक बार फिर मखमली काली थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के ज्यादातर विद्यार्थी इसके नीचे इकट्ठे थे। सबके हाथ में छड़ियां थी और सब रोमांचित थे। जब वे बातें करती हुई भीड़ के बीच से होते हुए अंदर गए तो हरमाइनी बोली, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमें युद्ध कला कौन सिखाएगा। किसी ने मुझे बताया कि फ्लेटविक अपनी जवानी के दिनों में युद्ध कला के चैंपियन रह चुके थे। शायद वही हमें सिखाए। कोई भी सिखाए, जब तक कि वो, हैरी ने बोलना शुरू किया, परंतु उसकी बात एक हताशा भरी आह के साथ खत्म हुई। गहरे जामुनी रंग का चमकदार दोशाला पहने गिला और लॉकहार्ट मंच के चल कर आ रहे थे और उनके साथ कोई और नहीं बल्कि स्नेप थे जो हमेशा की तरह काले कपड़े पहने थे। लॉकहार्ट ने सबको खामोश करने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, पास आ जाओ, पास आ जाओ। क्या सब लोग मुझे देख सकते हैं? क्या सब मेरी आवाज सुन सकते हैं? बहुत बढ़िया। सब लोग ध्यान से सुनिए। प्रोफेसर डम्बलडोर ने मुझे ये छोटा सा युद्ध कला प्रशिक्षण क्लब शुरू करने की इजाजत दे दी है ताकि मैं तुम्हें खुद की रक्षा करना सिखा सकूं। ये तुम्हारा बहुत काम आएगा अगर कभी तुम्हें अपनी रक्षा करना पड़े, जैसे कि मुझे असंख्य अवसरों पर करना पड़ी है। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरी प्रकाशित किताबें पढ़ें। अब मैं आपको अपने सहयोगी प्रोफेसर स्नेप का परिचय दे दूं।
लॉकवर्ड ने मुंह खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने मुझे बताया कि वे भी युद्ध कला के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं और वे उदारतापूर्वक मेरी मदद करने के लिए सहमत हो गए हैं ताकि क्लब शुरू करने से पहले तुम लोगों के सामने युद्ध कला का प्रदर्शन किया जा सके। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस बारे में जरा भी घबराओ। मुकाबला खत्म होने के बाद भी तुम्हारे जादुई कार्य के मास्टर जी सही सलामत रहेंगे, इसलिए इस बारे में बिल्कुल भी मत डरना। अच्छा, तो यही होगा कि मैं दोनों एक दूसरे का काम तमाम कर देंगे। रॉन हैरी के कान में बुदबुदाया। स्नेप का ऊपरी होठ फरक रहा था। हैरी को हैरानी हुई कि लॉकवर्ड आप भी क्यों मुस्कुरा रहे थे। अगर स्नेप उसकी तरह इस तरह से देखते तो वो पूरी तेजी से विपरीत दिशा में भाग खड़ा होता। लॉकवर्ड और स्नेप मुड़कर एक दूसरे के सामने आए और उन्होंने अपना अपना सिर झुकाया। कम से कम लॉकवर्ड ने तो अपने हाथ फैलाते हुए ऐसा किया। दूसरी ओर स्नेप ने चीखते हुए अपने सिर को सिर्फ हल्का सा झटका दिया। फिर उन्होंने अपनी छड़िया को तलवारों की तरह उठाकर अपने सामने किया। लॉकवर्ड ने खामोश भीड़ को बताया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपनी छड़ियों को मुकाबले की आदर्श स्थिति में पकड़ रखा है। 3 की गिनती के बाद हम अपने अपने मंत्र पढ़ेंगे। जाहिर है हम में से कोई भी जान लेने के इरादे से मंत्र नहीं पढ़ेगा। मुझे इस बात पर इतना विश्वास नहीं है, हैरी बुदबुदाया जब उसने स्नेप को दांत किटकिटाते हुए देखा। 1, 2, 3। दोनों ने ही अपनी छड़ियां घुमाई और कंधे के ऊपर ले गए। स्नेप चिल्लाया, निरस्त भव। जबरदस्त लाल रोशनी चमकी और धमाके के साथ लॉकवर्ड हवा में उड़ गए। वे उड़कर मंच के पीछे की तरफ वाली दीवार से टकराए और फिर फर्श पर लुढ़क कर गिर गए। मैल्फॉय और नागशक्ति के कुछ विद्यार्थियों ने तालियां बजाई। हरमाइनी पंजों के बल कूदकर देखती रही। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर उंगलियों के बीच से चीखी, क्या तुम्हें लगता है कि वो ठीक होंगे? किसे परवाह है, हैरी और रॉन ने एक साथ कहा। लॉकवर्ड अब लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। उनकी टोपी गिर गई थी और उनकी लहराते बाल अब खड़े हो गए थे। तो तुमने देखा, वो लड़खड़ाते हुए वापस प्लेटफॉर्म पर आते हुए बोले, ये निरस्त करने वाला मंत्र था। जैसा तुमने देखा, मेरे हाथ से छड़ी छूट गई थी। ओह, थैंक यू मिस ब्राउन। हाँ प्रोफेसर स्नेप, आपके मन में उन्हें ये सिखाने का बहुत अच्छा विचार आया, परंतु अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये बता दूं कि मैं पहले से जानता था कि आप क्या करने वाले हैं। अगर मैं आपको रोकना चाहता तो बहुत आसानी से रोक सकता था। बहरहाल मैंने महसूस किया कि इससे बच्चे कुछ सीखेंगे, इसीलिए मैंने नहीं रोका। स्नेप की शक्ल पर कातिलाना इरादे साफ झलक रहे थे। शायद लॉकवर्ड ने भी ये समझ लिया था, क्योंकि इसके बाद वे जल्दी से बोले, प्रदर्शन बहुत हो चुका है, अब मैं तुम लोगों के बीच आकर तुम्हारी जोड़ियां बना देता हूँ। प्रोफेसर स्नेप, अगर आप मेरी मदद करना चाहे। वे विद्यार्थियों के बीच घूमकर जोड़ियां बनाने लगे। लॉकवर्ड ने नेविल की जोड़ी जस्टिन फिंच के साथ बना दी, परंतु स्नेप सीधे हैरी और रॉन के पास पहुंचे। मुझे लगता है अब मनपसंद जोड़ी के टूटने का वक्त आ चुका है, उन्होंने बैंक से मुस्कुराते हुए कहा। विजली, तुम फिनिगन के साथ प्रैक्टिस करो और पॉटर तुम। हैरी हरमाइनी की ओर तरफ मुड़ गया। मुझे ऐसा नहीं लगता, स्नेप ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर मैलफॉय, जरा यहाँ आना, मुझे ये देखने दो कि तुम मशहूर हैरी पॉटर का क्या हाल करते हो। और मिस ग्रेंजर, तुम मिस फुलस्ट्रोच के साथ
जोड़ी बना लो। मैलफॉय दांत दिखाते हुए अकड़ कर वहां आया। नाग शक्ति की एक लड़की भी उसके पीछे पीछे आई। उसे देखकर हैरी को वो तस्वीरें याद आ गई जो उसने चुड़ैलों के साथ छुट्टियों की किताब में देखी थी। वो भारी भरकम और चौकोर थी तथा उसका मोटा जबड़ा आक्रामक तरीके से बाहर निकल रहा था। हरमानी उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, परंतु वो लड़की नहीं मुस्कुराई। लॉकवर्ड प्लेटफॉर्म पर चढ़कर चिल्लाए, आपने अपने जोड़ीदार की तरफ मुंह करो और सिर झुकाकर अभिवादन करो। हैरी और मैलफॉय ने अपना सिर बहुत कम झुकाया। वे एक दूसरे पर से नजरें हटाने को तैयार नहीं थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं और एक नए कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।